Hello students, welcome to the physics class with सुजीत सर। बच्चों, आज हम चैप्टर मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। वही पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। सो दोज हु आर गोइंग टू अपीयर एनुअल एग्जाम of 12th board in this year, they should refer this video. Let's start the chapter magnetism. In this chapter we are going to study about bar magnet and its properties, current loop, and all these points which have been shown in the screen. We are going to discuss all about this. Okay, तो फिर शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। पहले मैग्नेटिज्म क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इट इज ए फेनोमेनन। इट इज ए फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि आयरन, निकेल ये सभी को अट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। देन व्हाट इज ए मैग्नेट? ए बॉडी पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब जो खींचने की प्रक्रिया को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। सो जो खींचने की प्रक्रिया करता है उसे कहा जाता है मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए मैग्नेटिक पोल इज ए पॉइंट नियर, ट्राई टू रिमेंबर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पे क्या पढ़े थे कि दो चार्ज रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। उसी तरह यहाँ पे एक मैग्नेट में दो पोल रहता है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तुम कंपेयर कर सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ पोल के साथ और नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल के साथ। तो फिर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज मीन्स नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज मीन्स साउथ पोल। ये माइंड में फिट करके रख लो, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एक मैग्नेट का कितना पोल होता है? दो पोल होता है। कहाँ पे होता है? कि उसके बीच ही होता है, दो एंड पे, पूरा एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता, थोड़े अंदर। हाँ, ये एक सपोज बार मैग्नेट, सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो फिर इसका दो पोल दो एंड में रहेंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। तो फिर नॉर्थ पोल पूरा एक्सट्रीम एंड मतलब आखिर में नहीं रहेगा, उससे थोड़े आगे में पीछे रहेगा। उसी तरह साउथ पोल भी थोड़ा पीछे रहेगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अर्थ क्या खुद को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक मैग्नेट के चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट हो जाता है, मॉडिफाई कर देता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह एक मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे या फिर आयरन, निकेल, कोबाल्ट को लाएंगे तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा उस उतने ही एरिया के अंदर, उतने ही फील्ड, उसके फील्ड के अंदर ही लाएंगे तो फिर अट्रैक्ट करेगा। उससे बाहर रख देंगे तो फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसी फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक फील्ड है, एरिया है, जिसके अंदर अगर कोई निकेल, कोबाल्ट या आयरन पीसेस या फिर और एक मैग्नेट लाएंगे तो फिर ये खींच पाएगा। अगर उससे बाहर रख देंगे तो फिर ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना दूर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट को का एक बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं। बार मैग्नेट तुम अपने फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल में देख सकते हो, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए हाँ, ठीक है। इसे ये एक बार मैग्नेट है, इसे मैं क्या करूँगा कि फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा। सपोज ये मैं उसको सस्पेंड कर दिया, जो भी डायरेक्शन में घुमा फिरा के सस्पेंड कर दिया बाय यूजिंग ए थ्रेड। एक थ्रेड के साथ बांध के मैं सस्पेंड कर दिया। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो फिर क्या होगा? ये आखिर में हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ मतलब हमारे जो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में अलाइन होके रह जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में घुमा फिरा के छोड़ दूंगा वो अपने आप ही खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रह जाएगा। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी।
तो फिर बार मैग्नेट को मैं इस तरफ घुमा के छोड़ दूंगा तो फिर ये भी जाके फाइनली ऐसे हिलता हिलता रहेगा और फाइनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है, सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, ये क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह यहाँ पे भी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स मतलब एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। तो फिर ये एक बार मैग्नेट है, मैं दूसरा बार मैग्नेट लाया। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, मैं दूसरा बार मैग्नेट लाया। जब इसके पास नॉर्थ पोल के सामने एक साउथ पोल रख दूंगा, इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका भी। जब इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के सामने रख दूंगा तो फिर ऑपोजिट पोल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर ये इसे खींचेगा। अगर मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये एक सपोज उसको घुमा दिया तो फिर ये होगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो फिर नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसका मतलब क्या है कि इसका दो पोल है, सभी बार मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स मतलब जोड़ी में है। ठीक है। अगर तुम समझोगे कि मैं इसे बीच से काट दूंगा तो फिर क्या होगा, तुम सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तुम सोचते होगे कि ये नॉर्थ पोल, अगर मैं इसे बीच से काट दूंगा, जो छोटा टुकड़ा रहेगा उसका सिर्फ नॉर्थ पोल होगा। नहीं, जब मैं काट दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। जो छोटा टुकड़ा निकलेगा उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा, ना कि एक पोल रह नहीं सकता। सो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट और पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। जितना छोटा टुकड़ा करूंगा उसका दो ही पोल रहेगा, ऑटोमेटिक वो क्रिएट होता है। ठीक है। सो दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट इज ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर ये मैं क्या करूंगा, ये एक मैग्नेट है, इसके साथ एक निडिल, ठीक है, सुई को लाके इसके साथ रॉव करूंगा, कुछ टाइम के लिए रॉव करूंगा। उसके बाद उस मैग्नेट को दूसरे साइड में रख दूंगा और ये सुई को लेके कहाँ टच करूंगा, छोटा छोटा आयरन पीसेस के साथ टच करूंगा। तो फिर ये सुई वो छोटा छोटा आयरन पीसेस को अपने आप ही खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम के लिए क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये एक सुई है, ना कि एक मैग्नेट। लेकिन ये छोटा छोटा आयरन पीसेस को अपने तरफ खींच रहा है। इट बिहेव्स लाइक एज ए मैग्नेट, क्योंकि इस मैग्नेट इस सुई को मैग्नेटिज्म क्रिएट कर इंड्यूस करवा दिया, इसलिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए है, आफ्टर सम टाइम इट विल बिहेव्स एज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो फिर सॉरी, इट विल नॉट बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक बार मैग्नेट सभी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी को अट्रैक्ट करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है रिपल्सन? मतलब एक मैग्नेट, सपोज ये एक पीस ऑफ सब्सटेंस दिया गया, ये मैग्नेट है कि नहीं ये टेस्ट करके मुझे बताओ। तो फिर क्या करोगे, तुम और एक मैग्नेट लाओगे। अगर ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट किया तो फिर इसका मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, निकल, कोबाल्ट भी हो सकता है या फिर मैग्नेट भी हो सकता है। सो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट। अट्रैक्शन से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये मैग्नेट है या एक आयरन, कोबाल्ट, निकल है। इसलिए रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। रिपल्सन, अगर इसे रिपेल किया ये इससे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये मैग्नेट है, क्योंकि एक मैग्नेट और एक मैग्नेट को रिपेल करता है, लेकिन एक मैग्नेट और कोई सब्सटेंस को रिपेल नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। So a magnet attracts iron rod as well as opposite pole of other magnet। तो फिर ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये
और एक मैग्नेट का साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर सकता है और ऑल अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है. देयरफॉर इट इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इफ ए रॉड इज रिपेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स बाय ए मैग्नेट देन द रॉड इज श्योरली मैग्नेटाइज्ड. अगर एक रॉड या फिर और एक मैग्नेट क्या है, इससे रिपेल कर रहा है इस मैग्नेट से, तो फिर तुम समझोगे ये मैग्नेटाइज्ड है या फिर ये एक मैग्नेट है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? बाय स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. तुम जहां भी देखोगे अगर स्ट्रेट लाइन दिया गया है और वो सब पैरेलल हैं तो फिर ये तुम समझ लोगे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. और एक क्रॉस वाला साइन होता है. क्रॉस वाला साइन से क्या पता चलेगा? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मींस जहां सपोज ये मेरा पेपर है. ठीक है. प्लेन ऑफ ए पेपर. सपोज ये मेरा प्लेन ऑफ ए पेपर है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया गया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. सो यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम और प्लेन ऑफ द पेपर. परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री इसके साथ, लेकिन इनटू अंदर जा रहा है. ठीक है. और अगर मैं डॉट साइन दूं, जहां पे भी डायग्राम पे तुम देखोगे डॉट साइन होगा, उसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. आउट ऑफ द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम. नेक्स्ट इज करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट. सो ये एक लूप दिया गया है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. When we look at any one side of the loop carrying current, if the current is anti-clockwise, देखो तुम डायग्राम में देख सकते हो कि अगर ये साइन n का मतलब ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, तो फिर ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर इसका मतलब क्या है? ये नॉर्थ पोल है. देन सो यहाँ पे लिखा है कि इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट साइड ऑफ द लूप बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा? किसका डायरेक्शन? करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर उसका वो कौन सा पोल की तरफ बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल के. अगर करंट का डायरेक्शन एक तरफ देखेंगे तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है. क्लॉकवाइज मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरफ ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर ये होगा साउथ पोल. ठीक है. दैट साइड ऑफ द लूप बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल. ठीक है. फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? इसका एक फॉर्मूला है लेंथ इंटू करंट इंटू एरिया. ठीक है. व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? उसको कैपिटल एम वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल एम वेक्टर के, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल एम, कैपिटल एम. सो एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए. आई है करंट और ए है एरिया. सो व्हाट इज इट्स यूनिट? करंट का यूनिट एम्पियर है, सो फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है. सो नेक्स्ट, करंट सोलेनॉइड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट. ठीक है. ये एक सोलेनॉइड है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये एक सोलेनॉइड है. ठीक है. ये पूरा सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड मतलब क्या है कि ऐसे वायर सभी को क्या किया गया है? स्प्रिंग देखो, हाँ, जो हमारे पेन पे लगाते हैं उसी टाइप के शेप का वायर्स, कॉर्ल ऑफ वायर्स इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. अगर उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि करंट फ्लो करवाऊंगा. ठीक है. तो फिर एक साइड होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू मतलब अंदर जाएगा, और एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब बाहर जाएगा. यहाँ पे देख सकते हो तुम
यहाँ से करंट बाहर निकल के आया और यहाँ से करंट अंदर निकल के गया, यहाँ से करंट बाहर निकल के आया और यहाँ से अंदर, तो फिर ये इनटू द डॉट साइन है, ये अंदर गया तो फिर ये क्या है, सॉरी ये आउट ऑफ द, बाहर निकल के आया आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। उसी तरह करंट का साइन इस तरह हम लिख सकते हैं। सो जब एक बार में एक सोलेनॉइड को हम, पिछले वाला क्या था, ये एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये सोलेनॉइड है एंड इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। यहाँ पे सोलेनॉइड का इस साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक साइड साउथ पोल की तरह, एज लाइक एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का भी दो पोल होता है, एक पोल नॉर्थ पोल और एक पोल साउथ पोल। सो वी कैन यूज एक सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट की तरह हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स का पॉजिटिव से नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज सोच सकते हो और साउथ पोल को नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। द डायरेक्शन ऑफ lines of force, magnetic lines of force are from north pole to south pole. Okay, then bar magnet, it is a bar magnet। ये एक बार मैग्नेट एक छोटा टुकड़ा है जिसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसका वो कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं होता है, पूरा आखिर में नहीं होता, उससे थोड़ा पीछे रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये पोल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पोल आखिर में नहीं है, थोड़े अंदर में है, ये भी थोड़ा अंदर में है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? जब हम एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए एन कैप हम पढ़े थे, उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। एक बार मैग्नेट का टोटल लेंथ है, उसका मैग्नेटिक लेंथ नहीं होता है, उसका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो पी लिखा गया है, उस उन दोनों के बीच जो लेंथ होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। एंड ज्योग्राफिक लेंथ इज टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का टोटल लेंथ को कहा जाता है। सो द लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। पॉइंट पी टू दो पॉइंट के बीच जो लाइन खींचा जाएगा उसे कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो मैंने कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। वो भी मैं कहा। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ इज नियरली 0.84। उसका मतलब ज्योग्राफिक लेंथ मतलब टोटल लेंथ जितना होता है एक मैग्नेट का, उसका 0.84 टाइम्स, मतलब उससे थोड़ा कम, 0.84 टाइम्स उसका लेंथ मैग्नेटिक लेंथ होता है। ज्योग्राफिक लेंथ का 0.84 टाइम्स मैग्नेटिक लेंथ होता है। मतलब अगर 1 होता तो फिर बराबर दोनों इक्वल होते, लेकिन 0.84 मतलब थोड़ा छोटा रहता है। और तुम समझ सकते हो उसका 85%, अगर उसका लेंथ सपोज 100 सेंटीमीटर है, एक बार मैग्नेट का लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो फिर उसका मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, 84 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ्स। अगर एक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल हम समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ्स होता है, क्योंकि इसका एक नॉर्थ पोल होगा तो फिर दूसरे का साउथ पोल होगा, इसका स्ट्रेंथ जितना होगा उसका भी स्ट्रेंथ उतना ही होगा, तो फिर इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। और उसका लेंथ उसका मैग्नेटिक लेंथ बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन 12 बिटवीन द पोल्स। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में पढ़े थे कि
व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 12, Q चार्ज इंटू 12 उसका लेंथ, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, चार्ज की जगह हम पोल स्ट्रेंथ लेते हैं m, स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M नहीं, पोल स्ट्रेंथ को क्या लेंगे, स्मॉल m इंटू 12 इज द मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और डाइपोल लेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ m इंटू 12। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, जैसे कि हमने पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड डाइपोल लेंथ 12, सो m इंटू 12, और उसका डायरेक्शन l कैप, मतलब इन द फ्रॉम डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, यहाँ पे गलत लिखा गया है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हम पिछले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, द SI unit is ampere meter square, so it is ampere meter square. Next, Coulomb's law in magnetization. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं Coulomb's law in electrostatics, क्या पढ़े हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे चार्ज नहीं है, दो पोल हैं, बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ है m, स्मॉल m। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है, स्मॉल m। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हियर यू कैन से, सपोज m1 m2 टू पोल्स का स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है, सपोज नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल हैं जिनका स्ट्रेंथ m1 और m2 है। ठीक है, so and the separation between these two poles or dipole length, separation between these two poles is r। तो फिर अकॉर्डिंग टू Coulomb's law क्या कहता है, Coulomb's law states that force is directly proportional to the product of their pole strengths, pole strengths का product मतलब m1 into m2 and it is inversely proportional to the square of the distance between them, so that is equal to inversely proportional। हाँ, यहाँ पे directly proportional लिखा गया है, लेकिन that is inversely 1 by r square, so f is proportional with 1 by r square and f is directly proportional to m1 m2, so combining these two we get f is equal to k m1 m2 divided by r square, या फिर तुम लिख सकते हो f is equal to k की जगह μ0 by 4 pi μ0 by 4 pi तुम लिख सकते हो, where μ0 को क्या कहा जाता है, परमिएबिलिटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिखा गया था कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है था, परमिटिविटी, यहाँ पे म्यू नॉट को क्या कहा जाता है, परमिएबिलिटी। के का वैल्यू SI यूनिट में म्यू नॉट बाई 4 पाई है। ठीक है, लेकिन के का वैल्यू CGS और EMU यूनिट में 1 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन EMU और CGS यूनिट 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन SI सिस्टम, म्यू नॉट बाई 4 पाई हियर। और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट। ठीक है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देन इन वेक्टर फॉर्म हम इसे, इस फोर्स बिटवीन टू पोल्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू आर कैप। और वी कैन राइट आर कैप के जगह हम आर वेक्टर लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब होल इंटू आर वेक्टर। क्यों, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप। ठीक है, तो फिर अगर आर वेक्टर की जगह हम आर कैप लिख देंगे, आर कैंसिल होके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही रहेगा, हाँ या नहीं, तो फिर ये दोनों सेम ही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये सभी को का एक ही नाम है जिसे हम B में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसे हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं।
लेकिन कुछ ही जगह में कहते हैं। जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? नाउ देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ ए सब्सटेंस। अगर लाइन्स ऑफ फोर्स एक यूनिट एरिया के अंदर जितने पास करते हैं नॉर्मली, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और एक बात बता देना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया, और वहाँ पे क्या है, थ्रू यूनिट सरफेस, ठीक है। वो यही एक ही डिफरेंस है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ H के बीच में क्या रिलेशन है, B इज इक्वल टू म्यू एच। B इज इक्वल टू म्यू एच। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है H को। नेक्स्ट इज इट्स SI यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो फिर टेस्ला किसका यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज its CGS unit is Gauss. What is the CGS unit of magnetic induction? Gauss. And what is the relation between Gauss and Tesla? 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. Next is magnetic flux. कुछ ही देर पहले मैं बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम ही है। वो क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, थ्रू ए यूनिट एरिया। थ्रू ए यूनिट एरिया हो गया तो फिर वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर सिंपली थ्रू ए सरफेस हुआ तो फिर वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट इज इट्स SI यूनिट इज वेबर, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट, वेबर। और उसका क्या SI यूनिट था, टेस्ला, ठीक है। टेस्ला उसका यूनिट था, इसका वेबर है। उसका CGS यूनिट क्या था, गॉस। इसका मैक्सवेल है, ठीक है। सो B इज इक्वल टू म्यू एच। द रिलेशन बिटवीन B एंड H पहले ही हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड H? B इज इक्वल टू म्यू एच। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके बीच भी कुछ डिफरेंस है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो I में रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास और एंटर ए सब्सटेंस। मतलब वो कितने डिग्री या कितने रेट में वो लाइन्स ऑफ फोर्स एक सब्सटेंस के अंदर पास कर पाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। इट्स SI यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये सभी नोट कर लेना, ठीक है। देन रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए मटेरियल टू दैट इन वैक्यूम। इसका मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू B बाय B नॉट। B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। B इन ए मटेरियल को B रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम को B नॉट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो B बाय B नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव permeability. Relative permeability is the ratio of magnetic flux density in a material to that in the vacuum. Or it can also be defined as the ratio of absolute permeability of that material to that in vacuum. ये इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
इसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ओके, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी का को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टू द परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी बोल रहा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर डिफरेंस है। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? इट इज द डिग्री टू व्हिच ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। एक सब्सटेंस में कितना रेट में मैग्नेटाइज होगा व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक सब्सटेंस को रखेंगे तो फिर वो कितना रेट से मैग्नेटाइज्ड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम I इज इक्वल टू एम बाई वी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और कह सकते हैं I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M बोलते हैं, कैपिटल M डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। सो I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको फिर से भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ M इंटू 12। 12 क्या है? डाइपोल का लेंथ, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल A इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 कैंसिल हो जाएगा तो फिर होगा क्या, M बाय A। M क्या है? पोल स्ट्रेंथ, A क्या है? एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज, यहाँ पे लिखा है, इट कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? एम्पियर पर मीटर। देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लगभग सेम है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, जो सब्सटेंस का खुद का प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बाकी सब कुछ सेम है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच शोज हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी होता है एक सब्सटेंस का कि कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा। कहाँ पे रखेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा। देन इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I in a substance to the magnetizing field H applied to the substance. So we can say magnetic susceptibility Cm, ठीक है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? Cm, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू I बाय H। I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, I बाय H। सो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुम्हारे क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, उसलिए ध्यान से ये याद रखना। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी Cm। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। इसका 2 पॉइंट निकालेंगे, एट एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन पे हम निकालेंगे। कंसिडर ए बार मैग्नेट, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट में कंसिडर किया है, जो जिसे हम सोच सकते हैं कि ये डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल O है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, और let L be the length from south pole to center of the dipole,
एंड तो ये भी सेंटर ऑफ द डाइपोल टू नॉर्थ पोल L. सो टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना हुआ L प्लस L 2L. नाउ एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन ये है, ये एक एक्सियल लाइन है, उसी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं. ठीक है, पॉइंट P जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना दूर पे है, वो पॉइंट X, इनके बीच दूरी है X. सो अगर हम निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, उसको B में नाम पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिर जो निकल के आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा. किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए. ठीक है, तो फिर उनका रिजल्टेंट, एक नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, साउथ पोल का इस तरफ. सो उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BP इज इक्वल टू BN माइनस BS, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसका डायरेक्शन BN मतलब इसी डायरेक्शन पे ही होगा. कौन सा डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन मतलब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी डायरेक्शन पे उनका रिजल्टेंट भी निकल के आएगा. सो वी कैन से BP इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, BP इज इक्वल टू μ0/4 2 टाइम्स मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट M into X. X is the separation between center of the dipole and observation point P, divided by x square minus L square whole square. Okay, so it will be like this. If L is much more less than X, अगर सेंटर ऑफ द डाइपोल और डाइपोल लेंथ हमेशा बहुत छोटा ही होता है, तो फिर क्या होगा, सपोज X, ये यहाँ से O से P का दूरी X मच मोर ग्रेटर देन L, तो फिर क्या होगा, L को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो फिर L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे मतलब इसे 0 मान लेते हैं. देन इट विल बी x स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर. तो फिर ये हो जाए x टू द पावर 4. ऊपर में x है, x और x टू द पावर 4 कैंसिल होगी, क्या हो जाएंगे, नीचे x क्यूब हो जाएगा. तो फिर ये क्या होगा, BP इज इक्वल टू μ0/4 2m डिवाइडेड बाय x क्यूब. नाउ कंसिडर इक्वेटोरियल लाइन. अभी हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड. लेट Q बी द पॉइंट. ये Q पॉइंट है जो देख सकते हो, Q कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है. इक्वेटोरियल लाइन मतलब वो डाइपोल का एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन. तो फिर परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट Q लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल. सेंटर ऑफ द डाइपोल O से पॉइंट Q जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे है, उसका दूरी कितना है, y है. नाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल डाइपोल, we have to draw two lines, okay, QS and QN. Now let these lines make an angle theta with length of the dipole. 2L के साथ कितना एंगल मेक करते हैं, थीटा एंगल. ठीक है, सो नाउ ड्यू टू नॉर्थ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल में यहाँ पे क्या है, हम सोचते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पे भी है, तो फिर ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, नॉर्थ, ये रिपेल करेगा. तो फिर नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली साउथ पोल के लिए, ये साउथ पोल है और यहाँ पे मान लेते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, तो फिर किस तरफ होगा, साउथ पोल की तरफ. तो फिर दिस विल बी द डायरेक्शन ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. तो फिर ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट बाय यूजिंग पार्लेलोग्राम लॉ. पार्लेलोग्राम लॉ के अनुसार रिजल्टेंट निकालेंगे, तो फिर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन क्या है कि m वेक्टर का डायरेक्शन का ऑपोजिट है. m वेक्टर इस तरफ जा रहा है, लेकिन BQ रिजल्टेंट वेक्टर
ड्यू टू इक्वेटोरियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो फिर अपोजिट जा रहा है। हाँ, सो थीटा एंगल मेक कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसका, बी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इफ एल इज मच मोर देन लेस देन वाई देन बी पी इज इक्वल टू, क्या ये बी क्यू होगा, ये क्या होगा बी क्यू इज इक्वल टू, अगर एल को हम बहुत छोटा मान लेते हैं वाई के कंपैरिजन में, तो फिर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब। सो एम बाय वाई क्यूब। नेक्स्ट, ये हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाले हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब इसी ये वाला लाइन, हाँ ये वाला लाइन है एक्सियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये वाला लाइन है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एक्ट्स अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बीपी निकल के आया है उसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ ही है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन पे ही इसका डायरेक्शन है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू जो निकल के आया है वो एम वेक्टर के ऑपोजिट है, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर का ऑपोजिट है फॉर इक्वेटोरियल लाइन। ओके, so magnetic field at a point on the equatorial line acts opposite to the dipole moment vector. Next, torque on a magnetic dipole bar magnet in uniform magnetic field. So क्या करेंगे कि अभी एक बार मैग्नेट को रखेंगे कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो फिर कितना हो रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ये पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव टू कंसिडर ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। ठीक है, जिसका साउथ पोल एस लिखा है, साउथ पोल यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच सेपरेशन कितना है, डाइपोल लेंथ 2L है, होता है उसका सेपरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब इसका डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एम वेक्टर का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नाउ ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो फिर जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेंगे, जैसे कि एक चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे Q तो नहीं है, पोल है, पोल का स्ट्रेंथ क्या है M, सो M इंटू मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। तो फिर ये एम बी वेक्टर ये वाला साउथ पोल भी एक्सपीरियंस करेगा और नॉर्थ पोल भी एम बी वेक्टर एक्सपीरियंस करेगा। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। यहाँ पे एक बड़ा वाला नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक छोटा बड़ा वाला साउथ पोल है। तो फिर यहाँ पे कौन सा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो फिर ये मैग्नेटिक जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये साउथ पोल है, साउथ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। यहाँ पे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, तो फिर ये साउथ टू नॉर्थ जाने की कोशिश करेगा। सो फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। एम बी वेक्टर जो फोर्स निकल के आया उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे साउथ पोल बड़ा वाला साउथ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो एम बी वेक्टर इसमें भी निकल के आया है उसका डायरेक्शन कहाँ पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सो दोनों इस तरफ का डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। सपोज मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का इस पॉइंट नॉर्थ पोल को इस तरफ खींच रहा हूँ और साउथ पोल को इस तरफ खींच रहा हूँ, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एम बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल फोर्स दोनों को मैं इस तरफ खींच रहा हूँ और इस तरफ साइमल्टेनियसली एक बार में खींच रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो फिर
ये रोटेट करेगा। सो वी कैन से द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एम बी एक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर जो है, उसके वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो ऑपोजिट में हो रहा है, इसलिए ऑपोजिट में जब होगा तो फिर वो कैंसल हो जाएगा। टोटल नेट फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। सो देर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मैग्नेट, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, इस तरफ या इस तरफ नहीं जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। So there will be no translational motion of the magnet. However, the forces are along different lines of action. अगर different lines of action मतलब ये बार मैग्नेट को अगर फोर्स इस तरफ एक होता और इस तरफ एक होता, तो फिर मैं इस तरफ और इस तरफ एक बार में खींचता तो फिर ये कहीं नहीं जाता, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लेकिन इस तरफ और इस तरफ मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होता, तो फिर वो कहाँ मूव नहीं करता। लेकिन क्या हुआ है, ये फोर्स इस तरफ नहीं होके इस तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ इस तरफ, और ये फोर्स इस तरफ जा रहा है। सो इट विल कंस्टिट्यूट ए कपल मतलब रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। सो हाउएवर द फोर्सेस आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं हो रहा है, एंड कंस्टिट्यूट ए कपल, हेंस द मैग्नेट विल रोटेट, ये रोटेट करेगा एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क, रोटेट होगा तो फिर इसे कहा जाएगा कि ये बार मैग्नेट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, एम बी वेक्टर दोनों का सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क को टाउ सिंबल दिया जाता है, यहाँ पे टी लिखा गया है, टी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस कितना है। सपोज ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है, हाँ ये साउथ पोल यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेट थीटा विद द एंगल, हाँ इस मैग्नेटिक फील्ड ये बी वेक्टर और डाइपोल मोमेंट उनके बीच एंगल कितना है थीटा विद द एंगल, थीटा एंगल हुआ और इस डाइपोल लेंथ कितना है 12, तो फिर 12 जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल मेक करेगा उसे कहा जाएगा 12 cos थीटा, तो फिर ये लेंथ होगा 12 cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा 12 sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर 12 sin थीटा हुआ तो फिर ये वाला भी होगा 12 sin थीटा, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल के आया 12 sin थीटा। सो इट विल बी 12 sin थीटा। अगर एम बी इंटू 12 sin थीटा, यहाँ पे ये एम स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ और 12 है लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो फिर एम इंटू 12 को क्या कहा जाता है डाइपोल मोमेंट, एम कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 12, सो एम बी साइन थीटा, ओके एम बी साइन थीटा। नाउ एम बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी वेक्टर, ओके। अगर हम ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे बी वेक्टर और एम वेक्टर के बीच, और टाउ का डायरेक्शन क्या होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो फिर सपोज इस तरफ हो रहा है एम वेक्टर, सॉरी ये वाला है बी वेक्टर और ये वाला है एम वेक्टर, ये वाला है एम वेक्टर, तो फिर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल टॉर्क का डायरेक्शन नीचे आएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे बी वेक्टर समझेंगे और इसे एम वेक्टर, तो फिर
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर इसे बी वेक्टर समझेंगे, इसे एम वेक्टर समझेंगे, तो फिर नीचे होगा उसका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। हाँ, जो भी प्लेन होगा, ये प्लेन है, अगर इसे हम प्लेन समझते हैं और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह बी वेक्टर एम वेक्टर लिख देंगे, तो फिर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहाँ पे होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इस तरफ होगा, जेड डायरेक्शन, ये एक्स, ये वाई, ये मेरे तरफ जो एक्सिस आएगा वो जेड एक्सिस, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरफ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क डन ऑन ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सिमिलरली कंसिडर ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है। तो फिर एक बार मैग्नेट लेते हैं जो कितने बी वेक्टर के साथ कितना एंगल मेक किया है, θ1 एंगल। नाउ दोनों के उसके वो बार मैग्नेट का दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना एम बी वेक्टर, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट। तो फिर क्या करेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, रोटेट करेगा, वो θ1 एंगल अभी θ2 हो गया है बी वेक्टर के साथ रोटेट करने के बाद। नाउ कितना उनके बीच कितना एंगल डिफरेंस है, डी थीटा, मतलब θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू डी थीटा। सो टोटल वर्क डन, ये घूमने में कुछ वर्क डन होगा, उस वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा। टॉर्क हम पहले निकाल चुके हैं, टॉर्क टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सो एम बी साइन थीटा डी थीटा। नाउ टोटल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करने से। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। और एंगल कहाँ से कितना चेंज हुआ, θ1 से θ2 चेंज हुआ। सो इंटीग्रल ओवर θ1 टू θ2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। नाउ अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर क्या होगा, W इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे और उनका इंटरवल θ1 टू θ2 लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और पोटेंशियल एनर्जी क्या का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्ररीली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का कोई भी पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, अगर हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो फिर उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो उसका मैग्नेटिज्म होगा। अर्थ अगर एक मैग्नेट है तो फिर उसका अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म फेनोमेना। द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम टर्म्स आर यूज्ड व्हाइल स्टडिंग टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। कुछ टर्म्स हमको जानना पड़ेगा ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने से पहले बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या है कि अर्थ इसे गोल वाला है। हाँ, अर्थ एक पूरा गोल, सपोज टू बी गोल, पूरा तो गोल नहीं है लेकिन हम उसे गोल समझ लेते हैं। ठीक है। तो फिर ये अर्थ गोल है, वो रोटेट कर रहा है। वो क्या होता है, वो रोटेट कर रहा है। उसके बीच एक एक्सिस डालेंगे और हम समझ लेंगे कि ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, और जो एक्सिस वो पास करके गया है वो लाइन, हाँ, वो स्ट्रेट लाइन को एक्सिस बोल रहे हैं, वो लाइन को कहेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। सो व्हाट इज ज्योग्राफिक एक्सिस? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स। ये हमारा अर्थ का ऊपर वाला होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है साउथ पोल। वो ज्योग्राफिक पोल्स के अंदर जो लाइन पास करके गया उसे कहते हैं व्हिच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हिच इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो
इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। नाउ ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो लाइन पास करके गया उसी लाइन में मैं क्या करता हूँ कि एक प्लेन, ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वो उसके अंदर डाल देता हूँ। ज्योग्राफिक एक्सिस को देकर एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन पास करता हूँ, उस प्लेन को कहा जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। सो व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन? एट एनी प्लेस इज ए वर्टिकल, ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज ए वर्टिकल प्लेन passing through the geographic north and south poles of the earth। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसके बीच में एक बड़ा सा सर्किल है, ग्रेट सर्किल। हाँ, ज्योग्राफिक इक्वेटर, हमारे इंडिया इस इक्वेटर बीच वाला जो सर्किल है उसके नज़दीक रहता है, इसलिए हम इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं, बोला जाता है, जहाँ पे बहुत गर्मी होता है। ठीक है, सो व्हाट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर? तो फिर ये बीच वाला जो सर्किल है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस जो सीधा वाला लाइन था उसका परपेंडिकुलर है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द ज्योग्राफिक इक्वेटर्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ज्योग्राफिक पोल्स। ये ज्योग्राफिक पोल्स का जो नॉर्थ पोल ऊपर वाला है और जो साउथ पोल नीचे वाला है, उससे ये एक सर्किल है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही होता है। अगर हम लाइन खींचेंगे तो फिर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, साउथ पोल से इस इक्वेटर का जो भी डिस्टेंस होगा वो सभी जगह पे सेम ही होता है। मैग्नेटिक एक्सिस, अभी ज्योग्राफिक एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, जो लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर दे के जो जाता है उसे कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। मैं बोल चुका हूँ ये एक बड़ा मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो ज्योग्राफिकली, हम जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिकली मतलब हम बोलते हैं इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, उस तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट, उस तरफ वेस्ट, ये जो बोलते हैं ये ज्योग्राफिकली डायरेक्शन है। लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस जो अर्थ का क्या होता है कि ये एक बड़ा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के पूरा ऑपोजिट होता है। सपोज ये जो अर्थ है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, लेकिन इस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसका ऑपोजिट है, मतलब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के तरफ ये इसका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और ज्योग्राफिक साउथ पोल के तरफ इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। सो उसका एक्सिस अलग होता है लेकिन और ऑपोजिट भी होता है। सो मैग्नेटिक एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। तो फिर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और नीचे की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का और साउथ पोल कहाँ होता है? ऊपर की तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ ज्योग्राफिक साउथ पोल। सो इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। इट इज इंक्लाइंड टू ज्योग्राफिक एक्सिस नियरली एट एन एंगल 17 डिग्री। तो फिर ये जो दोनों लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और ये एक लाइन है मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक, ये मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ। इनके बीच थोड़ा एंगल है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा है, पूरा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे नहीं है, इस ऐसे है। इसका मतलब क्या है? इनके बीच कुछ एंगल होता है जो कि कितना है? 17 डिग्री, 17 डिग्री। हाँ, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी तरह जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल। इस तरह मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या है? एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर भी क्या है कि ये एक ग्रेट सर्किल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर होके जो ग्रेट सर्किल होता है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। यहाँ पे ये मैग्नेटिक इक्वेटर। ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स। नाउ मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है कि
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी के बारे में जो क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे उसे कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक एलिमेंट्स. So magnetic elements are the physical quantities which are used to determine the intensity of magnetic field of the earth completely मतलब उसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जानने के लिए हम जो क्वांटिटी सब यूज करेंगे उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक एलिमेंट्स. ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स थ्री टाइप्स हैं. एक है डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो फिर पहले शुरू करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. सपोज ये एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मतलब ये एक वर्टिकल प्लेन है. ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, और एक मैं कंसिडर करता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. उनके बीच कुछ एंगल है थीटा, जिसे मैं क्या कहता हूँ, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. ठीक है, सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस. ओके, नाउ इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. नेक्स्ट इज डीप और इंक्लाइनेशन. मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डीप भी कहा जाता है, इसे डेल में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ये क्या है, सपोज ये बी वेक्टर क्या है, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. जो बी वेक्टर देख रहे हो वो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और बी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है. और बी भी क्या है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसका, अर्थ का वर्टिकल, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बी भी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच है और उसका रिजल्टेंट क्या है, बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो फिर इंक्लाइनेशन और डेल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. ठीक है, so the angle between the horizontal component of Earth's magnetic field and the Earth's resultant magnetic field at a place is deep or inclination at that place. It is 0 at the equator and 90 degree at the poles. ठीक है, इक्वेटर मतलब बीच में इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है और जो पोल है नॉर्थ और साउथ पोल उसमें 90 डिग्री होता है. क्या, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन. ओके, थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BH. वो क्या है, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लाई इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंस्टेड इट लाइज अलोंग द डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ डेल टू द हॉरिजॉन्टल. ये अर्थ्स मैग्नेटिक बी वेक्टर कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नहीं रहता, ये कुछ एंगल डेल एंगल जो इंक्लाइनेशन और डीप पढ़े हैं उतने एंगल में इंक्लाइन करता है. द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल डेल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो BH हम पहले देख चुके हैं. नेक्स्ट इज BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल. ठीक है, जो हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे BH इज इक्वल टू ये BH इज इक्वल टू ये कितना डेल एंगल है, तो फिर BH इज इक्वल टू क्या होगा, ये B डेल एंगल में क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ. सो BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल. ये क्या होगा, बी कॉस डेल. और B भी क्या होगा, B साइन डेल. B भी क्या होगा, B साइन डेल. सो इट विल बी BV इज इक्वल टू B साइन डेल. ओके, नाउ सच दैट B टोटल, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हैं तो फिर उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट.
square root of bh square plus bv square. So it will be like this. Now tangent law. If a magnetic needle is suspended in a region where two uniform magnetic fields are perpendicular to each other, the needle will align itself along the direction of the resultant field of the two field at an angle theta such that the tangent of the angle is the ratio of the two fields. इसका मतलब क्या है कि tan theta is equal to b2 by b1. ये देखो b1 एक मैग्नेटिक फील्ड है और b2 एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर उनका अगर एक बाहर मैग्नेट में रख दूंगा तो फिर उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही होगा. सो b वेक्टर उसका रिजल्ट b1 और b2 का रिजल्टेंट है, तो फिर वो बाहर मैग्नेट भी क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में ही दिखाएगा. और यहाँ पे वो जो थीटा एंगल मेक करेगा b1 के साथ, उसको कैसे हम निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू b2 बाई b1. tan थीटा इज इक्वल टू b2 बाई b1. ये टांजेंट लॉ बोल रहा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ डाई, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. अभी क्या करेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि जिसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, उस तरह सब्सटेंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक को कहेंगे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. इनके बीच डिस्टिंग्विश करेंगे डाई, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को. डाई, पारा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है. देखो कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहा जाएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट फीबली रिपेल करेगा लेकिन फीबली, स्ट्रांगली नहीं, फीबली रिपेल करेगा, उसे कहेंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट फीबली अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन फीबली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली नहीं. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहा जाएगा, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, डाई को फीबली रिपेल करेगा, पारा को फीबली अट्रैक्ट करेगा और फेरो को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है एंटीमोनी, बिस्मुथ, कॉपर एटसेट्रा. और ये पैरामैग्नेटिक का क्या है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्काली, ये सब. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का. देन सेकंड पॉइंट इज व्हेन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, व्हेन ए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड. जिस तरफ इंड्यूसिंग फील्ड होगा उसके ऑपोजिट में ही होगा मैग्नेटाइज, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा डाई. और पारा में क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड. थर्ड पॉइंट इज इंड्यूस्ड मैग्नेट डाइपोल मोमेंट इज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, हैव ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू इन डाइपोल मोमेंट का होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है. क्या होता है, डाइपोल मोमेंट. ठीक है, उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है पैरामैग्नेटिक, और लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का. उसी तरह मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, एक से कम ही होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का 1 से ज़्यादा, यूनिटी से ज़्यादा होता है. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूनिटी से बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज मच मोर देन यूनिटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज़ ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, स्मॉल नेगेटिव. हाँ, ये सब पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू के तरह ही पूछा जाएगा. और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट ओबे क्यूरिस लॉ, ठीक है। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरिस लॉ, और पारा और फेरो ये क्यूरिस लॉ को ओबे करते हैं, दे ओबे क्यूरिस लॉ, ओके। नेक्स्ट इज क्यूरिस लॉ। क्यूरिस लॉ क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। क्यूरिस लॉ कहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज इन्वर्सली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी को हम cm ना दिए हैं, सो cm इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। सो पहले हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं ना। हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/t, ठीक है। और वी कैन से I/h is inversely proportional with temperature, so I/h is proportional with 1/t। अगर हम जानते हैं कि susceptibility is equal to I/h, so in place of I/h we can write susceptibility Cm is inversely proportional with temperature, जो कह रहा है कि क्यूरिस लॉ। क्यूरिस लॉ क्या कह रहा है? susceptibility is inversely proportional with absolute temperature, okay। then Cm जब हम प्रोपोर्शनल को निकाल के इज इक्वल टू साइन देंगे तो फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसे हम कैपिटल सी के नाम पे रखेंगे, और वो कैपिटल सी क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। सो Cm इज इक्वल टू C/T वेयर C इज क्यूरी कांस्टेंट। सो Curie temperature for iron is 1000 Kelvin and for cobalt is 1400 Kelvin and for nickel is 600 Kelvin। ये सब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का निकाल के दिए हैं। सो Curie temperature is for iron is 1000, cobalt is 1400 and nickel is 600 Kelvin। When we draw a graph between h/t and I, then the graph will be not be a straight line. It will constant for some time and then it will decrease and saturated after some fixed value of h/t, okay। So this is the end of this chapter, okay, thank you।